नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ काव्य हेतु की क्लास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, हेतु का क्या अर्थ होता है। देखो, हेतु का अर्थ होता है कारण। हेतु ना कारणम। काव्य हेतु का अर्थ वह साधन तत्व है जिनसे काव्य का सृजन होता है। वस्तुतः वे साधन जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं। देखो, काव्य की रचना कैसे की जाए उसमें सक्षम बनाने के लिए हम काव्य का सृजन करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? काव्य हेतु। और हेतु का मतलब हो गया कारण, कि ऐसा क्या कारण है कि वो उसको सक्षम बनाते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है काव्य हेतु कहलाते हैं। अब गुलाब राय क्या कहता है? हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। कवि शिक्षा के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहा जाता है। अब देखिए, संस्कृत आचार्य काव्य शास्त्रियों की दृष्टि से काव्य हेतु, तो सबसे पहले आते हैं भामा। इन्होंने प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु माना है। देखो, भामा किसको मानते हैं? प्रतिभा को, तथा व्युत्पत्ति की उपयोगिता स्वीकार कर कवि के लिए लोक शास्त्र तथा कला का ज्ञान आवश्यक माना है। अन्य काव्यों के अध्ययन एवं काव्यज्ञों के निर्देश प्राप्त कर कवि को काव्य रचना में प्रवृत्त होने की बात कर इन्होंने प्रकारांतर से अभ्यास का निर्देशन किया है। इस प्रकार भामा काव्य हेतु के तीनों साधनों प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तो ये किसको मानता है? प्रतिभा को मानता है। इनके अनुसार गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी शास्त्रों का अध्ययन करने में सफल हो जाता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुटित होता है। क्लियर? भामा का याद रखना, इन्होंने प्रतिभा को माना है। अनिवार्य हेतु, कई बार पूछ लेते हैं कि प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु किसने माना है? तो भामा ने माना है। अब है दंडी। दंडी क्या कहता है, देखिएगा। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य हेतु माना है। देखो, दंड मिलता है तो चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे व्युत्पत्ति वाला हो, चाहे अभ्यास वाला हो, तीनों को समान रूप से दंड मिलता है। ये कोड के लिए। रुद्रट क्या करता है? शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये तीनों काव्य निर्माण हेतु है, लेकिन ये क्या करता है? शक्ति को मानता है। कई बार पूछ लेते कि रुद्रट किसको ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो शक्ति को देते हैं। वामन क्या करता है? लोक विद्या प्रकीर्ण। देखो, वामन क्या करते हैं? लोक विद्या प्रकीर्ण। वामन से करना मन का, इसमें देखोगे ना तो लोगों का मन किस में लगना चाहिए? विद्या में। विद्या में क्यों? क्योंकि वो प्रकीर्ण है। लोक का अर्थ लोक व्यवहार है, विद्या का अर्थ व्युत्पत्ति और प्रकीर्ण का अर्थ है लक्षज्ञत्व। प्रकीर्ण के अंतर्गत वामन 6 और हेतु मानते हैं। इन्होंने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि वामन ने काव्य हेतु के बदले किस शब्द का प्रयोग किया है, तो याद रखना काव्यांग। वामन है तो काव्यांग। अब आगे देखिए, चलिए यहां से श्यामदेव। काव्य क्रम में कवि की समाधि, मन की एकाग्रता सर्वोत्कृष्ट साधन है। अब यहां से मैं कोड करती हूं, मन की एकाग्रता। श्यामदेव, श्याम जी के सिर्फ चेहरा ही है ना, तो मन का एकाग्र मस्तिष्क से करेगा, तो किससे करेगा? मस्तिष्क से। तो कौन करेगा? श्यामदेव। मंगल, अभ्यास काव्य हेतु का प्रधान कारण है। देखो, ये HPSC में भी पूछा गया था कि अभ्यास काव्य हेतु का प्रधान कारण किसने माना है, तो मंगल ने माना है। तो भाई मंगल से आप कोड कर लेना कि मंगलवार का व्रत करते करते लोगों को अभ्यास हो जाता है। यह है राजशेखर। समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति काव्य हेतु का एकमात्र कारण है। शक्ति ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती है। राजशेखर ने काव्य हेतु को काव्य माता कहा है। देखो, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा कोड करती हूँ। राज, राजा का राज कैसे होता है? अगर उसमें शक्ति होगी तभी तो राज होगा। और राजशेखर ने फिर उसको क्या मान दिया? काव्य माता। ये ध्यान रखना, काव्य हेतु को काव्य माता किसने माना है? राजशेखर ने। क्लियर? और काव्यांग किसने माना है? तो वामन ने। इनका कथन है कि माता जैसे अपने बच्चों को जन्म देती है, वैसी प्रतिभा काव्य का निर्माण करती है। अब है मम्मट।
शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का समन्वय काव्य हेतु है। तीनों मिलकर काव्य हेतु बनते हैं, पृथक पृथक नहीं है। मम्मट से लगा लेना माँ। देखो माँ के चाहे एक बच्चा हो चाहे तीन बच्चे हो, जिनके तीन बच्चे होते हैं तो पृथक पृथक नहीं मानती, एक मानती है। अब वाग्भट, प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति विभूषण है और अभ्यास उसके सर्जक को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार वाग्भट प्रतिभा को काव्य का कारण मानकर व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को उनका संस्कारक मानते हैं। प्रतिभैव च कविनाम काव्य करण कारणम व्युत्पत्त्योभ्यासो तस्य एव संस्कार कारको वाग्भट। देखो इसको अन्यथा ना लें, इसका कोडिंग करते हैं वाग्भट। भट यानी भटकना। कौन भटकते हैं? देखो करण कारणम, ऐसा क्या कारण है कि कोई लोग इससे भटके? क्योंकि जिनमें संस्कार कम होते हैं ना वो लोग भटक जाते हैं अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से। कौन भटकता है? जिनके अंदर संस्कार नहीं होते। संस्कार का मतलब उनको इस तरह का ज्ञान नहीं मिलता है, तो यही कारण है। तो इसलिए एक सिर्फ कोडिंग के लिए वाग्भट। केशव प्रसाद मिश्र, प्रतिभा ही काव्य निर्माण का कारण है तथा व्युत्पत्ति में अभ्यास उसके उपकारक है। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति स्तु विभूषणम भ्रसोत्पत्ति कृदभ्यास है काव्यस्य व्यवस्थिति। अब इसमें है विभूषणम, देखो ध्यान रखना, विभूषणम। केशव, केशव से कोड करना केस। तो केस कब सुंदर लगेंगे? जब हम आभूषण पहनेंगे। क्लियर? अब है महिमभट्ट, ये शक्ति को मानता है, ध्यान रखना। ये शक्ति और व्युत्पत्ति को संवेद रूप में काव्य हेतु मानते हैं। देखो संवेद रूप में मानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपसे पूछा जाए तो ये शक्ति को मानते हैं और गौण रूप में अभ्यास को मानते हैं। हेमचंद्र, प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक है। हेमचंद्र ने दो भेद माने, ये पूछते भी है सहजा और औपाधिकी। तो इससे आप याद कर लेना कि हेमा मालिनी है वो चांद जैसे मुखड़े की है, तो उसने ये उपाधि है ना सहज रूप से ही प्राप्त कर ली। क्लियर? जयदेव, श्रुत व्युत्पत्ति अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। जगन्नाथ, जगन्नाथ का हो गया, काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु हैं। ये इनके मत हैं। अब अगली क्लास अगले मत पे आएगी। धन्यवाद।